बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। कि तामीर और तरक्की का सफ़र अब शुरू हो जाएगा, अब असम्बलियाँ बन जाएगी, अब IMF के मामलात और तरक्की के मामलात मुंतखब हुकूमतें अच्छी तरह से करेंगी। अब बिजनेसमैन मुंतखब हुकूमतों के पास जाएंगे या वो इनके पास आएंगे। अब उनका भी शिकवा ख़त्म हो जाएगा। निगरान हुकूमत कुछ दिन बाद खैर बात कह जाएगी। पावर को किस तरह शेयर किया जाए उस पर भी आज बड़ी बैठकें लगी, जिस पर नून लीग ने कहा कि हम 50% वज़ीर आज़म आपको देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि हम बड़ी जमात हैं, 3 साल का वज़ीर आज़म हमारा, 2 साल का आपका, जो कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी कमेटी ने इस फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ज़्यादातर जो सीनियर अकाबरीन थे उन्होंने कहा कि बिलावल लीडर ऑफ अपोजिशन का किरदार अदा करे। दूसरी जानब PTI के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और PTI के गौहर खान ने कहा कि नून और PTI के साथ हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम अपनी हुकूमत खुद बनाएंगे। KPK में भी हम अक्सरियत में हैं और पूरे पाकिस्तान में भी अक्सरियत में हैं। बहुत जल्द वो किसी जमात का हिस्सा बन जाएंगे, तो वो जमात तो सबसे बड़ी जमात हो जाएगी। तो आखिर होने क्या जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्या वो जो मईशत का पहिया जो सुकून में था इस निगरान हुकूमत में, 12 बिजनेसमैन ने कहा कि यही सिस्टम चलता रहे, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, वो मामलात में बिगाड़ पैदा होगा या मज़ीद बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप मारूफ बिजनेसमैन हैं, राइस एक्सपोर्टर हैं, रफ़ीक सुलेमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। रफ़ीक सुलेमान साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, शकील अहमद सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया सर। सिद्दीकी साहब, आपने टाइम दिया। नून लीग को रिप्रेजेंट करेंगे सैयद निसार शाह। बहुत शुक्रिया सर। निसार शाह साहब, आपने टाइम दिया। पहले सर रफ़ीक सुलेमान साहब, ये निगरान हुकूमत में आप लोग कह रहे थे कि यार ये हुकूमत ठीक है, निगरान केयर सेटअप हमें चाहिए, हर चीज़ अप टू मार्क चल रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस भी नीचे आती जा रही हैं, डॉलर को भी ब्रेक लग गया है, अब ये तसलसल रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत थैंक यू आपका कि आपने हमें यहाँ बुलाया और हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने का ये आपने ज़रिया बनाया। जहाँ तक निगरान हुकूमत की बात है तो निगरान हुकूमत कुछ बेहतर थी, क्योंकि निगरान हुकूमत का काम होता है चीज़ स्टेटिस्को के ऊपर उसको लेके चलना। तो डॉलर जो रोका हुआ था वो एक तरीके से सही रोका हुआ था, और अभी आप देख रहे हैं जैसा 3-4 दिन से जो ये सियासी मामला हमारे यहाँ चल रहे हैं, उसकी वजह से आज जो वर्किंग डे था उसके अंदर स्टॉक आपने देखा नेगेटिव के अंदर गई है। डॉलर के अंदर थोड़ी सी डिसेबिलिटी नज़र आती है कि क्या होने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की न्यूज़ आपको मालूम है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त 8 अरब के ज़खायर हैं और जून तक काफ़ी सारी पेमेंट्स करनी है, और ये सारी चीज़ें अगर हम देखने के लिए जाते हैं तो आगे बड़े चैलेंजेस नज़र आते हैं। जो भी हुकूमत आएगी उसको चैलेंज मिलेगा बहुत सारा, और अगर उनकी टीम सही हुई और उनका विजन सही हुआ और उनकी पॉलिसी सही हुई तो मुल्क हमारा बेहतरी की तरफ जा सकता है। आपने कहा टीम सही हुई, उनकी पॉलिसी बेहतर हुई। बिल्कुल। तो इस वक्त जो मेजॉरिटी में जो जमातें हैं वो तो PMLN एंड पीपल्स पार्टी हैं, तो ये वो पार्टी हैं जिनकी टीमें, जिनकी पॉलिसीज, जिनके मंशूर आपने हमने पहले देखे हुए हैं, वो कहते हैं ना ये कंधे हमारे आजमाए हुए हैं, इन पे भरोसा है? वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और अभी जो भी इंशाल्लाह ताला देखें, हम पाकिस्तानी हैं, हम चाहते हैं हमारा पाकिस्तान तरक्की करे। वी आर बिलोंग फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी। ठीक है। जो भी इक़्तिदार के अंदर पार्टी आती है इज्जत के साथ, मैं समझता हूं कि इस वक्त वो बिल्कुल मजबूती के साथ काम करेगी। उन्हें मालूम है कि ये अब चांस आगे नहीं मिलने वाला, तो इस चांस को, अगर किसी ने इस चांस को मिस किया तो मैं समझता हूं हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, बहुत बड़ा धचका होगा। हम अब वहां पहुंच गए हैं जहां पे आप समझें कि अब माजरत के साथ हमारा मजाक उड़ रहा है। इस वक्त हमारा मजाक उड़ रहा है, मतलब हमको कंपेयर किया जा रहा है अफ्रीका की बिल्कुल जो हल्की कंट्री है ना, हमें उससे कंपेयर किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। हम पाकिस्तान हैं और हमने बहुत कुछ मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे बड़े बुजुर्गों ने पाकिस्तान को पाने के लिए। वो इसलिए नहीं दी थी कि हम एक दूसरे की टांगें खींचें और इस तरीके का ये हाल हो। और करप्शन का आपको मालूम है, जो भी हुकूमत आती है माजरत के साथ वो करप्ट का एक लेवल अपने साथ लेके जाती है, जब भी जाती है वो एक करप्शन का लेवल अपने साथ लेके जाती है। अच्छा, तो हमें ये इस वक्त बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के पास इतनी एबिलिटी है कि इस मुल्क का कर्जा 5 साल के अंदर इजीली उतार सकते हैं अगर हमें अच्छा माहौल मिल जाए। वो विच काइंड ऑफ अच्छा माहौल, कैसा माहौल आप लोगों को चाहिए? आपको याद फ्रेंडली पॉलिसी होनी चाहिए। फाइनेंशियल जो मामला देखते हैं, जो मिनिस्टर हैं वो फौरन लैंड करते हैं FPCCI
सारे आप लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर फोटो सेशन होता है, वह खत्म। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी मिनिस्टर्स हमारे पास आए हैं, जो भी एडवाइजर हमारे पास आए हैं, इवन हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, उनमें से किसी की ताकत नहीं है कि वो इंटरेस्ट का रेट कम कर सके। सही। वो जानते हैं कि 19%, 20%, 22%, 24% के ऊपर इंडस्ट्री कभी भी नहीं लग सकती। हम बिजनेस कहीं करते हैं तो हमारे पास ROI होता है, हम ROI उसका कम से कम 6 से 8 साल लेके चलते हैं। अब हम 22%, 25% पहले, तो 4 साल तो पहले तो हमें वो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, 100% भरना पड़ेगा। तो इस मौसम के अंदर, इस रेट्स के ऊपर मैं नहीं समझता कि हमें इंडस्ट्री कोई हमें मिलेगी इतनी और कोई मेगा प्रोजेक्ट हम लगाएंगे। चल मैं आगे बढ़ते हैं। शकील अहमद सिद्दीकी साहब, कौन बन रहा है वजीर आजम? अब पहले लोग कहते थे इलेक्शन हो रहे हैं, वही हो रहे हैं, नहीं हो रहे, हो रहे हैं, एक बहस थी। अब ये बहस है कि वजीर आजम कौन बना रहा है, और PTI, क्या वो अब PTI आएगी वापस? देखें, वजीर आजम बनने की जो कोशिश है वो तो मियाँ साहब हर कीमत पे बनना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उनको किसी भी किस्म की कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। विच काइंड ऑफ कीमत? कौन सी कीमत? आपको क्या लगता है वो कीमत सब हो गई, वो जीत गए, आ गए, केसेस खत्म हो गए? नहीं, सब कुछ तो जब की बात करते हैं कि हम कि वो किसी भी कीमत पर, तो देखिए चाहे उसमें उनकी इज्जत सादात चली जाए, चाहे उनको गालियां पड़े, चाहे कुछ भी हो, वजीर आजम उन्होंने वजीर आजम बनने की जो ख्वाहिश वो शदीद लेके आए हैं, वो मतलब उनकी मतलब बरकरार है। अब उसमें उनको बहुत कुछ देना पड़ जाएगा। अच्छा, क्या वो ख्वाहिश उनकी गलत है? देखिए, ख्वाहिश गलत अगर मैंडेट आवाम दे रही है, सीटें सबसे बड़ी जमात के सामने आई हैं, भले वो जितनी भी है, लेकिन एक बड़ी पार्टी बनके तो सामने आए, वो इंडिपेंडेंट है, हम उनको अभी थोड़ी देर के लिए साइड पर रख लेते हैं, तो फिर क्या वो ख्वाहिश ठीक नहीं है? नहीं, ख्वाहिश का ठीक होना नहीं, बल्कि हवस का जो आप सवाल करें ज़्यादा बेहतर होगा कि वो एक हवस जो है ना उनकी सीट की, वो बड़ी मजबूत किस्म की है, और वो ठीक है या नहीं ठीक है ये सवाल तो उनसे किए जाने चाहिए। क्योंकि देखिए, जहाँ पर किरदार की कोई अहमियत ना हो, आप देख रहे हैं इस वक्त इलेक्शन के बाद हुआ क्या है, अमली तौर पर 2 कवानीन नाफिज हो गए। कौन से? सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों की रोशनी में एक पार्टी से अगर कोई शख्स निकल के दूसरी पार्टी में जाता है तो वो डी सीट भी हो सकता है, उसकी रुकनियत भी खत्म हो सकती है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दूसरा कानून साथ साथ इस वक्त ये मौजूद है कि जो PTI की आपने बात की, उनके जो 92 अराकीन हैं, उसमें जितनी चाहे तादाद में लोग इधर से उधर चले जाएं और वो डी सीट भी नहीं होंगे, वो ऐन कानून के मुताबिक होगा। सही। ये बिल्कुल वो सूरत हाल है जो किसी वक्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों के साथ एक मुआहदा किया था कि जो उधर का बंदा इधर आ जाएगा अगर, तो हमको लौटाना पड़ेगा, और अगर हमारा उधर चले जाएगा तो आप उसको रख लीजिएगा। ठीक है, जिस पे साहबा ने बड़ा एतराज़ भी किया, लेकिन खैर वक्त के साथ ही साबित हुआ कि उसमें बड़ी हिकमत थी, दानाई थी। तो अब बात यह है कि लोगों का गम और गुस्सा सभी को नजर आया है, और जो लोग शिकवा कना है इस मौके के ऊपर, मतलब ये इतना शदीद रद्दमल लोगों के सामने आया इस इलेक्शन के अंदर। RO इलेक्शन है ये भी, यार इलेक्शन है ये भी, लेकिन आप उसको किस हद तक मैनेज मतलब आपने करने की कोशिश की, उसके बावजूद आप नहीं कर सके। 92 सीट लेके बैठे हुए वो, और अभी भी आप उनसे बात करें। इसका मतलब ये कि इदारे इतने अक्लमंद ना निकले जितनी आवाम। नहीं, इदारे तो बहुत अक्लमंद हैं। अच्छा, इदारे, और अल्लाह ताला इदारों को सलामत रखे। उसकी वजह ये कि आपका जो दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है वो मईशत से मुताल्लिक है, और मईशत का तसलसल बाकी रहना चाहिए, और मईशत को ये लोग बहुत सूट करते हैं, इसलिए कि इनमें सलाहियत तो है नहीं। इसहाक डार साहब के 3 और बार उठा के देख लें आप, ठीक है, तो बेसलाहियत, बेकिरदार, ठीक है ना, कुछ नहीं इनका। तो अब जो निगरान सेटअप था, निगरान सेटअप ने मईशत को जिस बेहतरीन तरीके से चलाया, आपने इससे पहले मुझसे मुतादिद बार पूछा, मैंने कहा तसलसल कायम रहेगा, क्योंकि जो उनको लेके आया, अब वो बहुत अच्छी तरह इनके मिजाज को न सिर्फ समझ गए हैं, बल्कि मैंने जैसा ये अर्ज किया है कि ये किसी भी कीमत पर वज़ीर आज़म रहना चाहते हैं, और वो बन भी जाएंगे, और बन भी जाएंगे। चले आगे आपका पॉइंट। अब जरा, क्योंकि नून लीग की भी मौजूदगी है यहाँ पे, निसार शाह साहब, बहुत सारा क्रिटिसाइज आप पर किया गया जब नवाज शरीफ साहब आए, और आप लोग को भी सिलेक्टेड कहा गया, और अब आप खैरियत से सिलेक्ट होने जा रहे हैं,
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साजिद हुसैन। देखें, मैं समझता हूँ कि जितने प्रोग्राम आपने किए हैं उस तमाम में आपने देखा तमाम तजिया निकारों ने जो बातें की, तो आज उसका बरक्स है। ठीक है, आपने कहा जी सिलेक्टेड है, आ गया, बस उसको थाली में पेश कर दिया, दे दिया। ठीक है, आप ये देखें कि हमने इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात ने जिस तरीके से लड़े, और हमें पता है, मैं खुद इलेक्शन कंडक्ट किया मैंने, और अभी तक आप देख रहे हैं आवाज़ भी हमारी बैठी हुई है, और मेहनत भी की। जो ठीक है, अवाम की राय थी, हमने अवामी राय पे ज़्यादा उम्मीद दी। मैं अपने हल्के की बात करूंगा, मैं भी एक सुबह हल्के से आप फिर सियासत पे भी बात करेंगे? नहीं, मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ ना। मैंने तो वहाँ पर जो जमूर थी उनको किसी तरीके से नहीं देखा कि उनको किसी ने डिस्टर्ब किया हो। अच्छा। और किसी तरीके से उनको रोका गया हो। मैं अल्लाह को देते हैं उनकी जान वाली बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक बन गया है। कितने वैसे वोट पड़े आप? देखें, नहीं, मैं अपनी वोट की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ मैं हार गया हूँ। ठीक है, हार गए। और कराची में मेरे ख्याल से पूरे सिंध में हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, मुकाबला किया या जो भी है। अगर हमें लाना था या हमें जीता तो साद रफीक साहब को क्यों हारे? राना सना क्यों हारे? देखे ना, राना सना क्यों हारे, रोहेल असगर साहब क्यों हारे, और देखे ना बहुत बड़े नाम आप देखें। आप ये बताएं, ये ज्यादती है। हमारे लोग यहाँ आके बैठ के ना पाकिस्तान की बात नहीं करते, यहाँ अपनी तजियस को ऊपर आपके ऊपर सौंप देते। अच्छा, पीटीआई को अप्रिशिएट करेंगे ना? पार्टी का निशान, ना चेयरमैन, ना बानी, और ना कोई इलेक्शन कैंपेन, ना झंडे, ना फोटो। बड़ी कंपेन, और बैंगन टमाटर, बहुत बड़ी कंपेन, विकेट से लेकर बहुत बड़ी तादाद में आ गए। उनकी बहुत बड़ी कंपेन है। कैसे? मैं बताऊं, उनकी बड़ी कंपेन ये थी कि ये जो इलेक्शन का मौका था ना, इस पे आपने उनको जो सजाएं दी जो बनती है, लेकिन उनके लिए एक संपत्ति हुआ। हर एक भी आप लोगों ने? देखो, हमने नहीं दी। अच्छा, जो नहीं है, अदालतों ने दी है। अच्छा, हमारा उससे क्या लेने देना? हम लंदन प्लेन का हिस्सा था? नहीं, लंदन प्लेन का नहीं था ये प्लेन। इसलिए ना 9 मई क्यों किया? 9 मई ना करते, लंदन प्लेन को क्या मालूम था कि 9 मई करेंगे? क्या हमने आगे उनको उंगली से पकड़ा जी 9 मई करें, अब जाके करें, और लंदन में तय हो गया? देखिए, वो उनकी हरकतों से आज भी देखें, आज भी ये कंडीशन है कि उनके। अच्छा, 9 मई की शफाफ तहकीकात आप लोगों की हुकूमत में नहीं हुई? नहीं, हमारी हुकूमत ही नहीं थी। हुकूमत निगरान हुकूमत की, वो जो ये पीडीएम की हुकूमत थी। देखिए, मैं बताऊं आपको, शफाफ की जो भी उसके इदारे करते हैं, इदारों में वो चीज आज भी आई है। और माते थे ना इदारे? नहीं, इदारे आज भी माते थे, हाउस हुकूमत के होते हैं, निगरान हुकूमत के हैं। अदालतों में केस भेजे गए थे, अदालतों में उनके केस चल रहे हैं। उसको देखो, हमारी अगर हुकूमत आती है तो हम अपने नजर से देखेंगे, अगर वो गलत है उसको हम गलत कहेंगे, अगर वो ठीक है तो उसको ठीक कहेंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ना किसी के कंधे पे आता है और ना उसको किसी कंधों की जरूरत है, वो अवाम के कंधों पे आता है। और अवाम के कंधों पे अगर वो इस तरीके से किसी के कंधे पे आता तो 3 हुकूमतें वो खत्म नहीं करता अपनी। 3 आप रिकॉर्ड देखें, और आज भी वो पाकिस्तान में मौजूद है। तो उसको आप देखें ना, उसको जो सीटें मिली है 74 या 73 सीटें मिली है, हम एक्सेप्ट करते हैं उस 73 सीटों को। उसके बाद अगर कोई अपनी आजाद हमारे साथ आते हैं, उनका राइट है, उनको ये हक पहुंचता है कि वो आ सकते हैं। उसके अलावा जो 92 या 93 आजाद थे, वो भी आजाद ही कहलाते हैं। हाँ, वो हम जरूर समझते हैं। एनए 130 से हार चुके हैं, यास्मीन जीत चुकी है, ये कहा जा रहा है। नहीं, वो जय अदालत रातों रात नहीं, जय अदालत में आदिल साहब मैं देख रहा था 62,000 पे कराची पे खड़े थे, 62,000 वोट से। सुबह में देखा वो तो 30,000। हम उसकी हिमायत नहीं करते ना। आप अदालतों में जाए, बिल्कुल आपके पास अदालतें मौजूद है, आप अदालतों पर जाए, आप केस करें, या बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी करें। आप नहीं कहते आप नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। फोन कॉल ले ले, इस वक्त में ज्वाइन किया इंसान दोस्त पार्टी के केस मंसूर साहब ने। खुशामदीद कहेंगे सर केस साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। नून लीग समेत यहाँ पे 3 लोग स्टूडियो में मौजूद हैं, और मैं टाइम बचाते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। आज हाफिज साहब ने एक ऐलान किया, और वो ऐलान पीर पगारा ने भी किया कि ये 2 खैरात की सीटें नहीं चाहिए। फिर हाफिज साहब ने कहा ये 1 सीट मुझे भी नहीं चाहिए, अमीर कराची जमात इस्लामी। तो फिर आप कहां खड़े हैं सर? अब तो वो वहां पे वो कहते हैं ना, वो दोबारा इलेक्शन होंगे, तो आप हैं उसमें? अगर हाफिज साहब अपनी बात पे कायम रहेंगे PS 129 पे, तो फिर इंशाअल्लाह वहां से हम आजाद अपनी इंसाफ पार्टी के कैंडिडेट होंगे। नहीं तो हाफिज साहब जबान के पक्के हैं सर, छोड़ दिए उन्होंने, पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया है। जबरदस्त, आपका भाई अब कैंडिडेट होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, तो फिर ये जो एहतजाजों का सिलसिला जारी है, 16 फैब को ये हाईवे भी बंद होने जा रहा है,
GDA वहां पे एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है, JUI एहतजाज पर है, जमात इस्लामी एहतजाज पर है। फिर ये आगे सूरत हाल आपको कैसी नजर आ रही है? दूसरी एक और मैं ऐड कर दूं इसमें, वजीर आजम काकर साहब ने कहा है कि किसी को अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं है। जी कैस मंजूर साहब सुन सकते हैं आप? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? गालबन उनका राब्ता मुनक़ता हो गया। रफीक सुलेमान साहब, हर तरफ धरने, ये उठ के एक करवट बैठेगा? वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा है कि पुरअमन एहतजाज करें, अनारकी फैलाएंगे, कायदार हरकत में आएंगे। इस स्टेटमेंट से आपको लग नहीं रहा कि जो करना है करो, हुकूमत बन गई है और बनने जा रही है, और उन्होंने कहा भी है कि जमहूरी अमल को आगे बढ़ना चाहिए। अब बढ़ चुका, वो जो हार गए वो हार गए, जो जीत गए वो जीत गए, ऐसा ही है। अब ये पहिया आगे दौड़ेगा। अब IMF भी इदारों के साथ ही मैंडेट जो लेकर आए हैं हुकूमत, उनके साथ ही बैठेगी। सर मुझे बताएं, अगर ये धरने होंगे तो क्या ट्रांसपोर्ट चल सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या ट्रक्स, हमारे प्रोडक्ट्स के पंजाब के अंदर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, राइस होता है, कॉटन होता है, वीट होता है, बहुत ग्रेन्स वहाँ पे अल्लाह पाक ने अनाज दिया हुआ है, वहाँ से कराची आता है, क्या वो आ पाएगा कराची? क्या आपके एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की हो सकेगी? क्या आपका चावल एक्सपोर्ट हो सकेगा? क्या आपका फार्मास्यूटिकल पंजाब के अंदर जो बनता है, क्या वो समंदर तक आ सकेगा, केमाड़ी तक आ सकेगा, पोर्ट कासिम तक आ सकेगा? नहीं आएगा सर। यहाँ पे लोग इतने डर जाते हैं इस स्ट्राइक की कॉल पे, इस धरने की कॉल पे, कि ट्रांसपोर्टर अपना ट्रक ही नहीं निकालता। हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस का इतना रिवाज है नहीं, ट्रांसपोर्टर बाहर निकालेगा और यहाँ पे किसी ने थोड़ी सी माचिस की तीली दिखा दी, माल भी जल गया और ट्रक भी जल गया, ट्रक वाला बेचारा रोड पे आ गया, कोई कंपनसेशन भी नहीं है उसको। तो ये ट्रांसपोर्टर नहीं निकलेंगे। जब ट्रांसपोर्टर नहीं निकलेंगे तो आपकी इकोनॉमी चलेगी कैसे? आपका एक्सपोर्ट चलेगा कैसे? आपके इंपोर्ट के जो माल पड़े हुए पोर्ट के ऊपर, उसका डिटेंशन कौन देगा? जितनी भी हमारी शिपिंग लाइन है सब फॉरेन शिपिंग लाइन है, एक पैसे का डिस्काउंट नहीं देते। वो कहते हैं हम टाइम पे ले आए, आप टाइम पे अपना माल रिलीज करो। हमारे ट्रक्स नहीं होंगे तो किस तरीके से हम अपने माल को निकालेंगे और किस तरीके से भेजेंगे? आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटल पहिया जाम हो जाएगा। हम अक्सर और बेशतर ये कहते हैं कि जिसने एहतजाज करना है वो जरा खुली जमीनों पे जाके करे ना, ये रोडों पे एहतजाज ना करे, इससे मुल्क का नुकसान होता है। ये सारे अवाम जितने रोड पे होते हैं वो बेचारे, उनको अंदाजा नहीं है कि वो पाकिस्तान की भलाई के लिए रोड पे हैं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए रोड पे आए हुए हैं। बेसिकली ये बेड़ा गर्क ही होता है, क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ ने धरने दिए हों, चाहे वो इमरान खान ने दिए हों, चाहे वो जरदारी साहब ने दिए हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने दिए हों, सर इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुल्क का ही है ना, और तो कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से कोई एतमाद नहीं करता किसी के ऊपर। अगर आपके इलाके से आप जीत गए हो और मैं हार गया हूं तो मैंने क्लेम करना है, नहीं जी मैं जीता हुआ था। हाँ, और आप हार तस्लीम भी नहीं करता। एक साद रफीक का कोई उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि यार मैं हार गया और कांग्रेचुलेशन जीतने वालों को। अच्छा, मैं यहाँ पे सॉरी फॉर इंटरप्ट रोकूंगा। क्या साहब मिसबाह सर, क्या आप सुन सकते हैं? देखिए सर, मैंने 1987 में मैट्रिक किया। अच्छा, उस वक्त सिर्फ मैंने नाम सुना था सरवलक साहब का और नवाज शरीफ साहब बड़े बैनर रनर बोर्डिंग के दो। उसके बाद बेनजीर साहब आए, बड़ा जलसा आया। जो बेनजीर साहब ने कंप्लीट किया, थोड़ी सी लाइटें जो हमारे मुल्क में है, बेनजीर साहब की हाथ की वजह से बड़ा एक अच्छा उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उनको उतार दिया गया। क्या हुआ? उसके बाद मियाँ साहब आ गए टीम के तहत, उनको उतार दिया गया। उसके बाद फिर बीबी आ गई, उनको उतार दिया गया। उसके बाद फिर नवाज शरीफ आए, उसके बाद मुशर्रफ साहब आ गए। मुशर्रफ साहब के बाद जो गवर्नमेंट आई, सिंपैथी वोट्स पड़े, PPP की गवर्नमेंट आई। उसके बाद 2013 में आए इलेक्शन, मियाँ साहब आ गए, लोगों ने कहा टीम पे आए। मियाँ साहब ने इसी तरह 10% 15% वोट के बाद अपने आप को बता दिया कि मैं लीड कर रहा हूँ, जैसे इनके 10-15% इजाफा वोट है। उसके बाद इमरान खान साहब को ले आए, इस तरीके से लाए, पता आपको। उसके बाद अब ये करने का, तो मैंने तो जब से होश संभाला यही देखना हूँ कि आना जाना लगा हुआ है, कौम वहीं पे खड़ी हुई है, कर्जे पे कर्जा मुल्क का चढ़ रहा है, और अब एक फैशन बन के जो ज्यादा IMF से लाएगा वही सुनता है। कर्जे कम करने वाला तो आ नहीं रहा, काम करने वाला कोई आ नहीं रहा। आप कैंडिडेट को सबको पकड़ लें, आज इनकी डिटेलें निकाल, खास तौर पे जिस ने PS उठाए हैं इस दफा कराची से, उनका देख लें हिस्ट्री क्या होगी। सही। इनकी इलेक्शन कैंपेनें देखें,
कि वो आपस में पीपीपी एमक्यूएम की जो फायरिंग चलती नहीं, धमकियां करती नहीं कि हम 5 मिनट में शहर बंद कर देंगे, तुम्हें पता नहीं हम पहले क्या थे। अब इसी लोगों को फिर दे दिया गया। पहले इनको दिया गया, कराची का अमन खराब हो गया, उसके बाद उसका इंटरफीस किए गए, उसके बाद इनको फिर दे दिया गया। अब जब इनको पावर में दे दिया गया, जब पावर नहीं थी तो इतनी बदमाशी करते थे, पावर आने के बाद ये क्या करें? नहीं, शायद माजी से सीखे हो। रह करे। अब उम्मीद हमारी यही है कि मीडिया और सारे लोग मिलकर इससे काम करवा लें, इसी तरह काम करा लें। लोग मर चुके हैं, गरीब से गरीब तर हो चुके हैं, लोगों के पास खाने पीने का पैसा नहीं, बिजली गैस पानी के बिलों का पैसा नहीं, किराए का देने का पैसा नहीं, डिस्पेंसरी नहीं। जो बीमार है वो अपने मरने का इंतजार करता है, इलाज का पैसा कुछ नहीं रह गया। और आज फिर अगर गंदे लोगों को दे दिया जाएगा, किसी टूटे हुए इलाकों में करप्ट लोगों को बैठा दिया जाएगा, तो क्या मुल्क खड़ा होगा? ठीक है, आ गया आपका पॉइंट। बहुत शुक्रिया। खिदमत का नाम है। ये कैंडिडेट जी जी इनसे पूछें कि अगर ये जीत जाते तो ये अपने इलाके में क्या करेंगे। कैस साहब, आपसे सवाल है। रफीक सुलेमान साहब मारूफ राइस एक्सपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने हलके से जीत जाते तो आप क्या करते? देखिए प्यारे भाई, मैं तो जो अभी भी कर रहा हूँ अपनी जोरे बाजू से ही कर रहा हूँ। अगर मैं होता, मुझे आज तक सीधी सी बात है, ये नहीं पता कि एमपीए को क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, क्या फंड्स मिलती हैं। लेकिन मेरा एक हकीकी ख्वाब है, अगर आप कभी आए मेरे साथ चलें, मुझे बड़ी खुशी होगी। और जो इन्होंने भी कहा है, एक बिजनेसमैन के होते, इन्होंने सही कहा कि प्रोटेस्ट में बिजनेसमैन टूट जाता है, जिससे बेरोजगारियां बढ़ती हैं और महंगाई बढ़ती है। लेकिन अगर मैं जीतता तो मैं कलमे की कसम खाता हूँ कि मैं ना तो 1 रुपया खाता, मैं सबसे पहले वहां पे सोलर लाइटें पोलों पे लगाता, इसकी वजह से डकैतियों में स्नैचिंग रुकती। मैं सिक्योरिटी कैमरा सबसे पहले लगाता। ये 2 काम करने से कारोबार खुलते। मैंने अंधेरे में जब कंपेनें की ना, तो मैंने देखा उनके पास ग्राहक ही नहीं आते, वो डरते हैं, दुकानें खाली पड़ी होती हैं कि पता नहीं कोई मोबाइल छीन लेगा या घर में। और फिर जो रोजगार कमाने जाते हैं उनको फिक्र होती है पीछे कौन ख्याल करने वाला होगा उनका, बीवी बच्चों का। लेकिन जो गटर खुलते हैं वो वहां के एमपीए मैंने का काम है सही कराए, ना कि उस गली के किराएदार या उस घर वाले का काम है। मैं अगर आता तो मैं जरूर इस्लामी तौर पर खिदमत के लिए आया था, मैं उसी तरह करता जैसे इस्लाम ने किया है। मैं मेरे घर में, आपको मैं 1 मिनट दूंगा, मैं जब पॉलिटिक्स में जा रहा था, मैं एक सोशल वर्कर था, मेरी 3 ही बेटी हैं। मेरी बीवी ने मेरे से एक चीज पूछी, उसने कहा कि आप हमें हलफ दें कि अगर उस इलाके में कोई भूखा सोएगा तो उसको आपकी पूछ होगी, तो आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? जो वहां की, तो खुदा पाक की कसम, मुझे कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना बताने की जरूरत है, मैं 3 बेटियों का बाप हूं। मैंने उससे हलफ लिया, मैंने कहा मैं 1 रुपया नहीं हराम खाऊंगा, मैं किसी बेवा यतीम गटर नाले का पैसा नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, जो चीज मिलेगी वो अमानत होगी, और मैं किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं अगर जीतूंगा अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा, वो कैश इन हैंड रखूंगा, ताकि जो मेरा आपके साथ कमिटमेंट है कि मैं किसी को भूखा न रहने दूं। फिर मैंने वहां मसाजिद में बात की कि भाई हम जो छिपा सैलानी है इन लोगों से भी बात करेंगे कि अगर हम जीते तो हम मस्जिद में मनादी कराएंगे कि किसका कोई तकलीफ है तो आप सही हम किस तरीके से करें। ठीक है, मैं इस कीदे से निकला हूं और अपनी बीवी बच्चों से अपना वादा नहीं छोड़ सकते। इंसान कुछ भी कर ले दुनिया में, लेकिन घर में उसने अपनी बीवी बच्चों के साथ देखना होता है ना, तो उनके आगे जो गिरता है ना, तो बंदा जिंदा रहने का मकसद भूल जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया कैस मंसूर शेख साहब। सर सुना आपने, ऐसे लोग भी हैं वो हल्फन बातें करते हैं। सर बात इन्होंने बहुत पते की कि अगर ये एमपीए बन जाते अपने इलाके से तो ये सोलर लगाते, रोशनी रात के टाइम पे पैदा करते और स्नैचिंग बच जाती। सवाल ये है कि स्नैचिंग होती क्यों है? बेरोजगारी बढ़ चुकी है, इसलिए देखें आप और मैं भूखे रह लेंगे, अगर हमारा बच्चा भूखा रहेगा तो हम किसी का भी गिरबान पे हाथ डाल के उससे लेके आ जाएंगे, छीन के आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम बेरोजगारी का है। इंडस्ट्री चलेगी, मैं बार बार यही कहता हूँ सबसे कि अब मुझे बताएं कोई मेगा प्रोजेक्ट लगा है यहाँ पे? कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा। इंडस्ट्री लग जाएगी 5-50-100 करोड़ रुपए की, कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ नहीं रहा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे आए तो फिर हमें पता चले कि भाई हमारा मुल्क तरक्की के पहिया हमारा चलने लग गया है। कोई मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्टमेंट करे तो पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
ठीक है ना। अभी हमारे पास सोर्स बहुत हैं, आईटी के ऊपर बहुत पोटेंशियल है, हमारे मिनरल्स के ऊपर बहुत पोटेंशियल है, एसआईएफसी प्रोग्राम बहुत जबरदस्त किस्म का है। अब वो आगे उसको लेके चलना है, बिजनेस कम्युनिटी के साथ लेके चलना है। ब्यूरोक्रेसी को भी बिल्कुल बिजनेसमैन वाला माइंड चाहिए ब्यूरोक्रेसी को। ये ब्यूरोक्रेट्स जो बेचारे माजरत के साथ थोड़े अकड़ के रहते हैं ना, उसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रफीक चाहिए। सुलेमान साहब, आपके तजुर्बे का फायदा उठाते हुए बिजनेसमैन बहुत सारी कैंपेन्स को जब आफतें आती हैं उसको खैर के कामों में हर जगह पे पेश होते हैं, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते? फराजुर रहमान साहब, कराची से मैंने उनकी देखी कैंपेन, लेकिन वो प्यारे हो गए गालबन एमक्यूएम को। सर देखें, ये एक बिजनेसमैन हमारे काफ़ी सारे आए इस दफ़ा पॉलिटिक्स के अंदर आए, किसी को भी सीट नहीं मिली। अब यहाँ पे बंदा फिर देखता है कि यार कुछ फेयर काम नहीं हो रहा। अच्छा, फेयर काम हो तस्लीम करते हैं आप? फेयर काम हो तो फिर काम हो जाएगा। ये इलेक्शन, क्यों हमारे यहाँ पे डिजिटल इलेक्शन नहीं होते? इस इलेक्शन को फेयर कहेंगे? यार ये तो हमारे यहाँ पे पूरा इतना बड़ा मीडिया है, आप अभी ऐसी बातें मुझसे करेंगे तो मुझे भी जो है ना कहना पड़ेगा कि यार आप समझते हैं ये इलेक्शन फेयर हुआ है? डिड यू थिंक? नहीं, मैं नहीं समझता। खत्म हो मैं गई बात तो सर। बबांगे दहल कहूंगा जी, कि बहुत सारी शिकायत है, शिकायत कोई फॉर्म लेके बैठा हुआ है। भाई बंदे फॉर्म 45 लेके बैठे हुए हैं। ना, अच्छा, नहीं है इस ये इलेक्शन के अंदर एक चीज तो पता चल गई है उनकी। कि पाकिस्तान के बच्चे को पता चल गया है फॉर्म 45, फॉर्म 47, ये दो फॉर्म का तो कम से कम पता चल गया है। आगे रफीक सुलेमान साहब, शकील साहब, फंक्शन लीग के जो रूहानी पेशवा हैं पीर साहब पगारा, उन्होंने कहा है कि हम 16 को पहिया जाम कर देंगे। हाफिज साहब ने कहा है कि मैं भी ये नशिस्त आपको वापस कर रहा हूँ। पीर पगारा ने कहा ये 2 नशिस्तें आप भी रख लो। फिर JUI भी एहतजाज पर है। ये एहतजाज कोई सूदमंद साबित होगा या चूचू का मुरब्बा होगा? ये देखिए, रफ़ीक सुलेमान साहब के जो अंदेशे और वसवसे हैं, मैं उनसे तो इत्तेफाक करता हूँ कि जब आप हाईवे बंद करेंगे, पहिया जाम होगा, तो लोग जो खौफज़दा हो के जब वो अपना कारोबारी जो एक्टिविटी हैं जब वो नहीं होंगी तो उसके बड़े बुरे असरात पड़ेंगे। लेकिन जो मेरी ज़ाती राय है, जो मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि जो बालादस्त कुव्वतें हैं वो ऐसा होने नहीं देंगी। अच्छा, ये फैसले वहाँ पे हो चुके होते हैं कि ये एहतिजाज कितना होना है, किस नौइयत का होना है। आपको याद होगा कि 1980 से 90 के दरमियान कर्फ्यू लगा करता था, जो जहाँ भी कुछ हुआ कर्फ्यू लग गया, ठीक है। और जो MQM का जो इब्तदाई दौर है, और उस वक्त दीगर जमातें भी यही तरीका अख्तियार करती थी, जहाँ उनको गुस्सा आया उन्होंने गाड़ियाँ जला दी, टायर जला रहे हैं, गाड़ियाँ जला दी, बैंक जला दिए, ATM जो है वो तोड़ फोड़ दिए, मतलब अमलाक को नुकसान पहुंचाना। वो रवैया, वो अंदाज तब्दील हुआ। सही। और साथ ही साथ कर्फ्यू लगने का सिलसिला भी बंद हुआ। सही। ये फैसला कहीं हो चुका होता है, और बहुत सारे फैसले हमारे यहाँ जो हैं वो गैर तहरीरी हैं जो हुए हैं। मिसाल के तौर पर सिंध में गवर्नर हमेशा उर्दू बोलने वाला होगा, वजीर आला हमेशा सिंधी बोलने वाला होगा। ये कोई आइन का हिस्सा तो नहीं है ये, लेकिन ये रिवायत है ना, ये बना दी गई हैं और ये कई फैसले हुए हैं और उसके मुताबिक काम होता है। तो मेरे जराए बता रहे वजीर आला फिर वही है, मुराद अली शाह ही है। हाँ, तो मुराद अली शाह हो, कायम अली शाह हो, या वही टीम है, कोई भी हो, कंटिन्यू कर रहा है बिलावल साहब ने। सिंध में वजीर आला सिंधी बोलने वाला होगा। जेंटलमैन आदमी है। अच्छा, अच्छे जेंटलमैन अच्छे आदमी है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, काम करने वाले हैं। मेरा उसके साथ काफी मरतबा बैठक हुई है, बातचीत हुई है, तो अच्छे समझदार हैं, डूअर है, काम करने वाले हैं, कोई शक नहीं। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि अब ये फैसले हो चुके हैं कि ये उस नौइयत के एहतजाज जो है उनकी इजाज़त नहीं दी जाएगी जिससे कि मुल्क की मईशत का पहिया जाम हो, और मईशत में जो बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं उसका तसलसल इंशाल्लाह जारी रहेगा। जमात इस्लामी को कैसे मनाया जाएगा? जमात इस्लामी को मना लेंगे। जमात इस्लामी जो है वो इक़्तिदार की इतनी पागल नहीं है कि जितनी दीगर जमातें हैं वो मान जाएंगे, वो उनको मना लिया जाएगा। और फिर तो ऐसे तो फंक्शन लीग को भी बोला जाएगा, अच्छा दो ये 4 ले लो। नहीं, ऐसा मैं होगा? सीटें देने की बात नहीं कर रहा। अच्छा। मुझे नहीं पता वो कैसे मनाएंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि ये मोतदिल जमात है और पीर पगारा भी जो है ना वो मान जाएंगे। वो ये मसाइल इस तरह के रहेंगे नहीं कि जिस तरह से कि जिसके अंदेशे मतलब आप बज़ाहिर महसूस हो रहे हैं। देखिए, एक बात तो हमने देखी है, मेरी बात को आप सेकंड करोगे, जिस पॉलिटिशियन ने कहा है कि मैं फलाने शख्स से नहीं मिलूंगा, फौरन मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है।
जो कहता है मैं ये नहीं करूंगा वो कर लेता है। कर लेता है। तो अब तो हम स्टेटमेंट सुनते हैं और हमें समझ पड़ जाती है। तो मिसाल के तौर पे मैंने बोला यार डॉलर नहीं बढ़ेगा, तो मतलब बढ़ेगा, हम समझ जाते हैं डॉलर नहीं बढ़ेगा तो मतलब बढ़ेगा। अच्छा। और कहेगा डॉलर नीचे जा रहा है तो ये सही हिसाब किताब लगाओ। चले शाह साहब से पूछे, शाह साहब अगर अभी दिख तो यही रहा है कि आपकी हुकूमत आएगी, लेट सपोज थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जाती और पीपल्स पार्टी ने आपकी जो ये पावर शेयरिंग वाली जो आपने एक ऑफर दी उन्होंने मना कर दिया, नहीं वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं हम अपोजिशन में जाना बेहतर करेंगे। फिर वो जो इंडिपेंडेंट का जो बड़ा अकाउंट है मंझे में सियासतदान है वो कहाँ जाएगा? वो आज रात या कल तक किसी पार्टी में चले जाएंगे, वो एक बड़ी पार्टी बन के सामने जब आ जाएगी तो फिर तो आईनी तौर पर मैंडेट उनको दिया जाए। आप क्यों ले रहे हैं? आप तो बड़ी जमात नहीं हुए। फिर जी देखिए बात ये है कि पार्टी की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो पार्टी बन जाएगी ना, वो इंडिपेंडेंट चले जाएंगे किसी पार्टी में, चले जाए पार्टी फिर बन वो के पार्टी तो आए बड़ी ना। हो गई। नहीं वो पार्टी बन के तो जाए ना सब। अब देखिए इस टाइम पे तो आजाद है ना, अगर वो किसी पार्टी में मुत्तहिदा किसी में भी जाए, मैं इस पे नहीं आ रहा, किसी नाम नहीं ले रहा, उनके पास कोई नाम होगा ना। रोजाना सुनते गौर साहब को, कभी वो कह रही हम अपोजिशन में जाएंगे, कभी कहते जी वो तो कोई हमारा जाएगा नहीं। अगर वो उनका हक है हुकूमत बनाना। देखा अगर वो पार्टी है ना, एक पार्टी अगर है तो वो हुकूमत उनका हक है। हमने तो कब मना किया? अभी भी तो इखलाकन अगर आप लोग कहते आप बताएं, अगर इखलाकन आप कहते कि हम हार तस्लीम करते हैं, नहीं पीटीआई को लोगों को ज्यादा सीटें मिल गई हैं, देख हमने आप लोगों ने हार तस्लीम ही नहीं देखे, हमने ये नहीं कहा। उनके पास आज भी वक्त है, वो अपनी हुकूमत बना ले, किसी ने मना तो नहीं किया। वो जाए किसके साथ कोलिशन, वो अकेले अगर वो 100 भी है ना, 92 पे है ना अभी, अगर वो 100 भी हो जाए तो भी कहां से बनाएंगे? उनको यहाँ इनके साथ बैठना पड़ेगा, ये पीपल्स पार्टी के साथ, या हमारे साथ बैठना पड़ेगा। अगर उनको दोनों में से किसी को तो चॉइस करना पड़ेगा। आज चॉइस कर ले, आज कर ले, अभी रात को कर ले, अभी कर ले, 1 घंटे में कर ले, तो वो बना लेंगे, हम अपोजिशन में बैठ जाते, हमें तो मसला नहीं है। नहीं अपोजिशन में बैठेंगे आप लोग? बिल्कुल बैठेंगे। जब पीटीआई के जो आप जिनकी बात कर रहे हैं आजाद, अगर वो किसी पार्टी में ज्येष्ठ होते हैं और वो अगर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करते हैं और उनके नंबर बढ़ते हैं तो हम कैसी हुकूमत बनाएंगे? हमारे पास तो है ही नहीं। हम भी हुकूमत बनाएंगे। हम मैं बताऊं, हम फजल रहमान साहब की 4 सीटों पे बनाएंगे, काफ लीग की 3 सीटों पे बनाएंगे, पीपल्स पार्टी की 54 सीटों पे बनाएंगे, मुत्तहिदा की 17 सीटों पे बनाएंगे, अपनी जो है ना 79 सीटों पे बनाएंगे। तो हम तो 4-5 जो बाकी हैं, आजाद जो रह गए हैं, किसी को भी कहीं जाएंगे, उस पर हम बनाएंगे। अगर ये सीटें हैं, 6 तो ऑलरेडी आए हैं ना आजाद आपके साथ। गौर साहब चलो आ गए ना, ये गौर साहब के पास अभी भी रुजू कर लें, वो तो कह रहे हम किसी के साथ नहीं है। और हम किसी के वो कह रहे हैं जी हम नून को भी नहीं चाहते, हमने वोट ही नून के खिलाफ ली है। वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी के साथ भी हम नहीं जा रहे, हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमने वोट लिए। तो फिर आपने किसके लिए लिए? अगर मुत्तहिदा के साथ बना सकते हैं तो आप बता लें। 17 सीटें वो हैं, 2 का 2 नाम क्लियर कर रहे हैं ना कि जी इनके खिलाफ हमने वोट लिया, हम तो उनके साथ बैठ ही नहीं सकते। तो आप बताएं क्या होगा? आप बताएं ना, आप मुझे बता दें, उनकी हुकूमत बना दे ना। उनको अभी भी दावत मैं दे रहा हूँ, दावत PMLN की जमात के दावत है जी उनको। अच्छा देखिए उनको दावत है, वो बनाए हुकूमत। अगर हम भी नहीं बना सकते, हम जब तक ये जो पीपल्स पार्टी या जो इत्तेहादी हम सारे बैठ के नहीं बनाएंगे, हम नहीं बना सकते। और अगर पीपल्स पार्टी सबके साथ बना ले तो आप अपोजिशन में चले जाएंगे? बिल्कुल अपोजिशन में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल खुशी के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। हम इस मुल्क की खिदमत करेंगे, इनको निशानदी करेंगे, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। हम कोई धरने नहीं करेंगे। अच्छा। ना हम रोडों पे जाएंगे, हम उनके साथ इंशाल्लाह बैठेंगे। एमक्यूएम की कारकर्दगी इतनी अच्छी थी, कराची से बहुत सीटें मिली, हमने उनके मुकाबले किए, हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े। 36 सीटें मिली हैं या दी गई हैं? देखिए हम तो ये कहते हैं ना, देखिए मेरी बात, हम तो हारे हैं ना उनके मुकाबले में। अब वो जो उनके जो सेकंड आए हैं, रनर आए हैं, वो तो उनसे पूछा जाए ना कि भाई वो हारे, वो कैसे हारे हैं, वो कैसे जीते। नहीं जो मैं तो उनका रनर नहीं होना। शाह साहब एक तासुर है कि एमक्यूएम की सीटें ज्यादा जितवाने में जिन कुव्वतों का हाथ है, पहले से ही उनको कहा गया था कि हमने बैठना है नवाज शरीफ के आगे, तो ये सीटें 17 समझो आपकी ही हैं। लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो पार्टी है। मेरे ख्याल से मेरे भाई ने उस पर वो केस मंसूर साहब ने भी बात की है, वो उनके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वजह ये है कि वो इस वक्त एक 17 सीटों के साथ कराची में वो उन्होंने हैदराबाद से सीटें ली हैं। उसको अगर कोई गलत साबित करता है, जैसे पीर बगाड़ा साहब ने कहा किसी को दे दी गई, वो साबित करें, ठीक बात की। मुझे पहले कहा गया कि GDA छोड़ो। हाफिज साहब
वो कह रहे हैं ना, मुझे कहा गया वीडियो छोड़ो, वो क्यों हम जरदारी के साथ बैठा देते हैं आपको। मैंने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ मैं वादा आपको किया है। बताऊं भाई, हमने मैं तो- अपनी सरजमीन का सौदा नहीं कर सकता। हमने तो इसी आपके इसी प्लेटफॉर्म पे यही से बात की थी कि हम किसी के करने पे नहीं आ रहे, आप नहीं आ रहे किसी को करने में? नहीं आ रहे। अगर आए होते तो आज ये टेंशन हमें ना तो फिर होती। ये लोग बातें कर रहे हैं, ये लोग ये बेवकूफ तो हैं। सारे ऊपर बातें करते ये हैं बेवकूफ इनका जो पता जी नहीं। वो नहीं आ रहे हैं, दवाई लेके नहीं आ रहे हैं, जब आ गए तो बोले क्यों वो लेके आ गए, अब इलेक्शन में चले गए, आज हम सारी सीटें हार गए, जो जीते हैं वो भी आपको हजम नहीं हो रही। नहीं हो रही हजम, ठीक है, आपको आ गया। हजम नहीं हो रही। आ गया सर, शकील साहब क्यों नहीं हजम हो रही इनकी सीटें? ये कह रहे हैं हम अपना अवामी मैंडेट लेकर आए, फिर ये बड़ी मीडिया भी तनकीद कर रहा है PMLN पर, ये अवामी मैंडेट नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल अवामी मैंडेट है, लेकिन मीडिया और जो दीगर लोग हैं जो आज़ाद ज़राए हैं वो एक ज़बान होकर, और चलें आज़ाद ज़राए जो हमारे दाखिली हैं उनको तो छोड़ दें आप, इंटरनेशनल मीडिया, बैन अवी क़ुव्वतें जो कह रही हैं वो भी आपके सामने ही है, ठीक है ना, कि उसको मैनेज किया गया। मैं आपके प्रोग्राम में बार बार ये बात कहता रहा हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को 3 पार्टी निज़ाम सूट करता है इस वक्त। अच्छा। वो अब उसको थोड़ा सा बेहतर कर दें, 3.5 पार्टी कर दें उसको, आधी पार्टी MQ में 17 सीटें, ठीक है। अगर 2 पार्टियां होंगी तो ये मुश्किल हो जाएगा ये तय करना कि जी कौन सी गोट इधर से उठा के इधर रखनी है, किन 2 पार्टियों को मिलाना है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि PTI को रिलीफ मिलेगा इलेक्शन के फॉर्म, और ये भी रिलीफ कैसा, वरना तो जो इतनी सीटें मैनेज हुई हैं ये भी सीटें ना होती, 92 जो है। तो वो इलेक्शन, वो वज़ीर आज़म ने आज कहा है ना कि आप धांधली कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन, फिर ये बहुत सारे लोग कैसे जीत गए? ये मैंने आपसे पहले कहा कि 3 पार्टी निज़ाम सूट करता है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को। उसकी वजह यह है कि अगर 2 पार्टियां होती तो उनका रोल खत्म हो जाता। अब बात यह है कि जो आज की खबर आपने बताई कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया पीपल्स पार्टी ने कि जी हमें तो ये फार्मूला मंजूर नहीं है ये वाला। अच्छा देखें, लतीफ़ खोसा साहब कहाँ से गए थे? पीपल्स पार्टी से। ये एतजाज हसन साहब जो उनके एडवोकेट बने वो पीपल्स पार्टी, बेशतर लोग जो वहाँ PTI में मौजूद हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद। पीपल्स पार्टी सिंध में बिला शिरकत गैर हुकूमत बनाने जा रही है, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने जा रही है, KPK में कोई जरूरत नहीं है PTI को किसी की मदद की, खुद बना लेगी। 3 सूबे तो हो गए ना, पंजाब रह गया सिर्फ, ये वफाक रह गया, 2 ही सूबे हैं। अगर पीपल्स पार्टी का और PTI का अलायंस होता है तो ये भी नहीं मरेगा दोनों। कौन सा सूबा रह गया बाकी? नवाज लीग का आपको बनता नजर नहीं आ रहा? नहीं, जोड़ तोड़ करके कुछ भी करके आपने वो तो कहा ना रिश्तेदार में आना होगा। आखिरी हद पे जाएंगे। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि बनता नजर नहीं आया, मैंने कहा कि अगर कोई हर तरह की कीमत देने को अगर तैयार हो सकता है तो वो मुस्लिम लीग नवाज है। नहीं ऐसा नहीं है। हर कुर्बानी देंगे? हर कुर्बानी नहीं, अच्छा, कुर्बानी नहीं, हम अपनी हर सीटों पे कीमत, करेंगे। हर कीमत। अपनी इज्जत भी दे सकते हैं, नहीं, ऐसा जान माल सब कुछ दे सकते हैं। वो इज्जत देने वालों ने 9 मई की है, वो इज्जत बचाई नहीं, की है। 9 मई आपने इससे पहले अदालतों में बात आप की, ये बताएं ना, आप लोग तो दाखिल यही नहीं चीज़ देखें ना, की, बात यह है अदालतों में आपको इतना इख्तियार होता है, उन्हें अदालतों ने सजा आप दी तो थी। वज़ीर-ए-आज़म बना चुके थे ना नवाज शरीफ को, कि बस आया अब तख्त पे बैठ गया, आपने इसी जगह पे बात की। हम तो अब भी कह रहे हैं। आपने तो बिठा दिया, अब भी कह रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि जी सारी हुकूमत आपने ले ली उनसे। मैंने कब उनकी कहा? सीढ़ी थी कुछ भी नहीं मैंने है, तो और आपको आपने इंटरनेशनल भी चले गए, आप यूरोप में भी मैंने चले गए। तो हम भी तो ये कह यूरोप में हजारा के लोग हैं भाई, आपके मुल्क के अंदर निजाम उनके कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में नहीं है। यूरोप का तो मेरे भाई कह रहे हैं ना, नहीं चला रहा। उनकी मर्जी से सारा चलता है, ट्रकें रोड ब्लॉक कर दो, रोड ये कर दो, रोड वो कर दो, रात में क्या होता है, सुबह क्या होता है। नवाज शरीफ साहब वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने हुकूमतों को नहीं लिया है, डिक्टेशन की हुकूमत नहीं लेते, नवाज शरीफ कभी भी साहब नहीं वो लेंगे। वाहिद 3 लीडर हैं हुकूमतें आपने की जो हैं, जान भी दे सकते हैं, जान सीट के देते लिए। हैं अच्छा, उस मुल्क के लिए, सीट के लिए। सीट के लिए कभी नहीं गलत, इसलिए कि आपकी जो है अगर सीट लेते तो वो उनको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आप कॉम्प्रोमाइज 3 हुकूमतों में कॉम्प्रोमाइज करते, ये अभी भी करते हैं, 16 में भी करते, उसके अलावा जो है ना आप 99 में भी करते हैं। देखिए बात ये है, फजूल देखिए, मैं शाह बताऊं, साहब। मैं आपकी मैं एहतराम करता हूं, आपकी राय का भी एहतराम करता हूं, लेकिन इतनी भी हद ना क्रॉस करें कि नवाज शरीफ साहब ये भी कर लेते हैं, वो जो करने वाले उनका तो नाम आपके मुंह पे नहीं आ रहा। चले, जो कराची के अंदर लोग इज्जत करते थे, आप बड़ी-बड़ी हुकूमतें थी, वो कौन और वर्दी वाले यहाँ बैठे हुए थे, आपके गली कूचों में तो आप निकल नहीं सकते थे। नवाज शरीफ साहब को अप्रिशिएट नहीं करते, जो पूरे
पाकिस्तान में जाल बिछाया उन्होंने, आपको जो आपको ग्रीन बसें बना के दी, अमन दिया आपको, नवाज शरीफ नजर नहीं आ रहा। आप बहुत से नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान की बात करें, आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, आपको ठीक ही नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आप चैनल चेंज करें, आपका रिमोट ठीक नहीं है, आप इस रिमोट में बटन चेंज करें, आप रखते हैं। चले चले ठीक है। लास्ट में सर फिर मैं उसके पास जाऊंगा, रफीक साहब के पास। लास्ट में मुझे ये बताएं कि तनकीद पर इस्लाह होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो अगर किसी का कोई मैंडेट है तो कम से कम हम तस्लीम कर, बिल्कुल तस्लीम करना चले जैसे भी आया, आप उनके पास निश्चित हैं, आप तौहीन तो नहीं करेंगे? बिल्कुल ठीक है, नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आपने कहा ना वो मामूली लोहार है। मैंने माजी की बात की थी। अच्छा, मैंने उनका सफर देखे ना, उनका जो कारोबारी सफर है वो कहाँ से शुरू हुआ और आज उनके जो कारोबारी एसेट्स हैं, अमन करवाया, उसकी बात करूं। मोटरवेज दी। कराची में अमन से नवाज शरीफ साहब का क्या ताल्लुक है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कराची में अमन से नवाज शरीफ साहब क्या ताल्लुक? ये क्रेडिट आप लोग क्यों देते हैं? किसको देते हैं? वही बात है, उन्होंने मतलब ये उनके दौर में हुआ, लिहाजा एटमी धमाका नहीं, उसके हाथ से हुआ। हिम्मत नहीं होती, ये हिम्मत होती है। मतलब ये है कि तो वर्ल्ड का प्रेशर तो था ना नवाज शरीफ साहब, पूरी दुनिया का प्रेशर नहीं था। देखें, बात यह है कि हमारे यहाँ जो हुकूमतें हैं, गुज़िश्ता जब से पाकिस्तान कायम हुआ है, आप अमन का उस वक्त से जो ताकतें चला रही थी नवाज शरीफ साहब की कि मतलब वो जो है कारगिल का जो वाक़या था नवाज शरीफ साहब के दौर में ही हुआ था। आपको याद नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना एक इशारे के ऊपर उन्होंने कारगिल से फौजी वापस बुलाई थी? कारगिल में गई क्यों थी? जब मोदी वो जो वाजपेयी आप जब आया पाकिस्तान पे बस में, आप बताया कि कारगिल थी, खुदा को मानो, आपने जंग, कोई कानून ला होता है, जंग आपने जवाब पे आपने हारी नहीं हारी। आगे आपका कोई रिपोर्ट टॉपिक चलेगा। रफीक सुलेमान साहब, आपसे दो मेरे सवाल हैं, बल्कि एक ही सवाल है, दूसरा तो मैं आपसे व्यूज लूंगा। अब जो ये मौजूदा निज़ाम अनकरीब 8 से 10 दिन में बन जाएगा, उसके बाद कुछ खैर की खबरें आएंगी या कि फिर हमारे नौजवान बिजनेसमैन सब सुनेंगे IMF का डंडा अब सर पे पड़ने वाला है, अब फिर महंगाई बढ़ने वाली है क्योंकि बिजली के टैरिफ 82 अरब रुपए बिजली का बोझ इजाफी डलने वाला है कराची के लोगों पर। तो इस तरह की बुरी बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी या कि अब बेहतरी, क्योंकि आपने पहले कहा कि अब मौका नहीं है, अब जो काम नहीं करेगा वो क्या गया। फिर सर मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन सबको पहले ये सोचना चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी हैं और सबको मिलकर पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। आज जितने भी लोग मैं देखता हूँ ना, तो वो अपनी सीट्स की, अपनी पार्टी की बात करते हैं, किसी को भी बिठा देते हैं। हम कहते हैं मेरी पार्टी अच्छी, मेरा लीडर अच्छा। भाई लीडर भी पाकिस्तान का है, पार्टी भी पाकिस्तान की है। इस पाकिस्तान को बनाए मिलके, इलेक्शन हो गया, मैंडेट जिसको मिलना था उसको मिल गया, अदालतें खुली है, जिसको समझ में नहीं आता वो अदालत में जाए और जिसको अदालत भी समझ में नहीं आती फिर वो बेचारा अपने घर पे बैठे। हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, मौजूद हैं, सही बात, हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। इफ यू आर, अगर आप अदालत में नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आप खामोशी से बैठे घर बैठे। और अगर आपको बहुत गुस्सा है, आप समझते हैं आपके साथ नाजायज हुई है, तो आप अदालत में जाएं और अपना केस परसू करें और वहां से आपको रिलीफ मिलता है और यकीनन मिलेगा। अदालत के ऊपर तो सबों को भरोसा है पाकिस्तानियों को, मगर खुदा के वास्ते ये फिर छीना छपटी और फिर बाद में धरने, ये हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। आपको मैं बताऊं, अगर हमारी फैक्ट्री आज बंद हो जाती है ना, आज हम बंद करते हैं और इसको 10 दिन के बाद खोलते हैं, तो 4 दिन तक तो फैक्ट्री सेट ही नहीं होती हमारी। लेबर आती है जाती है, ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, यू नो, अब हमारे 2-3 दिन वेस्ट हो जाते हैं और उसके अंदर बिजली का इतना बड़ा हमारी मिलों के ऊपर बिल आ रहा होता है, गैस का इतना बड़ा बिल आ रहा होता है, तनख्वाहें इतनी सारी जा रही होती है, ये सब तो एक आदमी भरता है। मिल का जो मालिक होता है ना, वो एक आदमी भरता है सारे। जब आपके पास बिल आ रहे हैं तो आप हुकूमत को आड़े हाथों लें और आज आप बैठे हैं, लाइव शो जा रहा है, आपको रिलीफ दें, बिजनेसमैन को सस्ती बिजली दें। सर ये सिर्फ और सिर्फ माहौल साजगार कर दें। अच्छा, ये लड़ाई झगड़े बंद करेंगे, बिजली को भी मुंह दे देंगे। सर हम हर चीज को दे सकते हैं मुंह, सिर्फ हमारा इंटरेस्ट का एक मसला है, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत यहाँ पे आए, स्ट्रॉन्ग हुकूमत आए, मजबूत हुकूमत आए, जो बोले वो ले सके, झूठ ना बोले, झूठ बिल्कुल ना बोले, जो बोले वो करे। वो कहता है मैं बिजली का टैरिफ कम करूंगा, वो कम करके दिखाए। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है, क्या वो अपने जेब से पैसे लेके आता है? जो मिनिस्टर यहाँ पे होता है जेब से पैसे लेके आता है? नहीं, अवाम का पैसा होता है वो।
वो हमारे और आपके टैक्सेस के पैसे होते हैं। अगर वो हमारे ही पैसे खर्च कर रहा है तो कम से कम देख के तो करे, अपनी अक्ल डाल के कुछ देखे तो सही मेरा पैसा सही खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि पैसे उड़ाने वाली बात है। अब पैसे उड़ाने का दौर खत्म हो गया है। अब बिल्कुल हमें एहतियात के साथ, मैं तो कहूंगा ये आपके चैनल के ऊपर मेमन जिस तरह पैसा खर्च करता है ना, हम लोग मेमन है, हम बिल्कुल 2 मरतबा गिन के पैसे देते हैं कि ज्यादा नहीं चले जाए, और वहां लगाते हैं जहां पे हमारे पैसे लगने चाहिए। हम जितने भी यहाँ पे आप कहते हैं ना कि ये किस तरीके से काम होता है, ये सोशल काम, तो ये मेमन बिल्कुल दिल लगा के सोशल काम भी हम किसी की मदद भी करते हैं ना, आप यकीन माने हम जाके खुद मदद करते हैं उसकी। हमें एहसास होता है कि यार ये वाकई में एलिजिबल है, ये वाकई में नीडी है, इसको जरूरत है, इसके यहाँ खाना नहीं है, जो भी नहीं है, जो भी अल्लाह ताला हमें तौफीक देता है हम जाके करते हैं, और लोग बड़े खुश होते हैं और उनके दिल की दुआ निकलती है। क्या और बात है। हम लोग को अल्लाह पाक और नवाजता है। हमारे पास इस वक्त जो पोजीशन है ना, वो लड़ाई झगड़े की बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। SIFC का जो प्रोग्राम है उसको आप आगे लेके चले, इंटरेस्ट का रेट आप कम करें, फैक्ट्रियों के लिए जमीन, मैं कहता हूं जमीन बिल्कुल फ्री दे दें। यार लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, सही बात। आज आप यहाँ पे जमीनों के रेट देखें, साइड एरिया के अंदर 60 करोड़ रुपए का एकड़। अरे भाई 60 करोड़ रुपए का खाली एकड़ है। आप इसको गवर्नमेंट को चाहिए, हमने बहुत मरतबा प्रपोजल दिया है कि इतनी जमीन फारिग पड़ी हुई है भाई, आप है ना उसको फ्री में दे दो ना, आप फ्री के अंदर लगाओ। आपको क्यों पैसे लेने हैं? ये पैसे जमीन आपको आपने खरीदी है, ये तो गवर्नमेंट की जमीन है, और हम भी गवर्नमेंट तो हमारी है ना, हम तो पाकिस्तानी है। इनको तो चाहिए कि देखें जिस भी मुल्क का आपको पहिया तेज चलाना है वहां इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ। आप इंडस्ट्री लगाएंगे, एक इंडस्ट्री के अंदर 500-500 हजार आदमी को रोजगार मिलेगा, आपका पहिया खुद ब खुद सेट हो जाएगा यार। आ गया, टाइम बहुत कम है। रफी सुलेमान साहब, तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड बिजनेस इकोनॉमिक समिट सीजन 5 हम करने जा रहे हैं। बहुत तेजी से वक्त गुजर गया, आप इन काविशों का हिस्सा रहे हैं, हमारी भी काविश आपने देखी है। बेस्ट विशेष का पैगाम मैं आपसे लेना चाहूंगा। सर मैं तो ये कहूंगा कि आपके यहाँ पे जितने भी मैं प्रोग्राम में आया हूँ उनके अंदर आपने उन लोगों को अवार्ड दिए हैं जिन्होंने काम किया है। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि सर मुझे भी दे दें तो आदमी मुरवत में देता है, मगर आपके यहाँ ऐसा नहीं है, और पूरा कराची आपको जानता है और पूरी बिजनेस कम्युनिटी आपको जानती है जो आप ये अवार्ड करते हैं। और ये अवार्ड एक मिसाल जो भी लेता है ना उसका दिल खुश होता है, उसका दिल खुश होता है और उसको काम करने का और जज्बा पैदा होता है। तो मैं कहूँगा कि ये आप एक बूस्टर देते हैं बिजनेस कम्युनिटी को, कि ये आप उनको अवार्ड दे रहे हैं, उनको आप खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं, इस मुल्क की तरफ से, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से आप उनको एक एजाज़ दे रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, और आपकी दुआएं होती है उसके लिए कि वो अगले साल और मजीद अच्छा काम करे। आगे आपका पॉइंट शकील साहब, यही मैसेज मैं आपसे चाहूंगा, फिर मैं शाह साहब से। मैं इस मैसेज से पहले इनकी बात की तायद करूंगा। मेमन कम्युनिटी में खुद चूँकि उसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैंने बड़े करीब से देखा है कि खैर के कामों में, फलाह के कामों में, और जिस नेक नियति के साथ मेमन कम्युनिटी जो है ना, ये एक मिसाल है पाकिस्तान में। मतलब हर कम्युनिटी को अगर मेमन कम्युनिटी जैसा अगर ना दी जाए ना, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान हमारा जो है अमेरिका से आगे होगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, तुमसे पाकिस्तान अवार्ड का सिलसिला जो है, मैंने आपसे पहले भी ये बात कई दफ़ा कही कि जितनी कसीर तादाद में आप उसमें अवार्ड्स दे रहे होते हैं, क्योंकि मैं तनकीद की निगाह से कहता, लेकिन बाद में मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि नहीं, आप जिस अंदाज में लोगों को देखते हैं कि जिस सबको सराहा जाना चाहिए, और जो आपने उसका नाम रखा तुमसे है पाकिस्तान, तो किसी को अवार्ड अगर ना भी दें, सिर्फ आप जब ये कहते हैं ना तुमसे है पाकिस्तान, तो वो उसको अवार्ड मिल जाता है ये कहने से। तो ये बहुत खूबसूरत सिलसिला है, और बहुत कम मुद्दत में इस अवार्ड ने जो जगह बनाई है पाकिस्तान में, वो काबिल सताइश है और काबिल तकलीद है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, ये मैसेज आपसे भी मैं लेना चाहूँगा, फिर हम इख्तिताम की तरफ जाएँ। जी बिल्कुल, मैंने तो आपके प्रोग्राम देखे सोशल मीडिया में और बड़े मुझे पसंद आए, और हौसला अफजाई आप करते हैं, तो इस तरीके से प्रोग्राम जारी होना चाहिए, और इस तरीके से आप उनकी अप्रिशिएट भी करते हैं, तो उनमें हौसला अफजाई होती है। जैसे हुकूमतों को चाहिए वो भी अपने लोगों को एंटरटेन करें, बिल्कुल करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और इसमें तो बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल सबको होना चाहिए। हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी जहां हमारी बात जाती है
इंशाल्लाह आपकी हुकूमत आ गई तो आप इनको तो इंशाल्लाह जरूर प्रॉपर जरूर जी, हम तो ऐसे निकल रहे आपको सर आज के प्रोग्राम से कम से कम ये बड़ी मिल गई, 7 साल की और रिकॉर्ड मिल गई आपको। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद बिजनेसमैन है जी जी। मेरे भाई की थोड़े नाराज है मेरे ख्याल से कोई टैक्स वेक्स में मामले में हो गया क्लियर करते हैं, वो हर जगह पहुंचते भी आते भी हैं। नहीं, शकील भाई ने जो बातें की है ना, वो बातें मीडिया पे मौजूद है सारी की सारी। अच्छा, हाँ, कोई इन्होंने कोई नया वर्ड कोई नहीं, इन्होंने मीडिया से सुन के किया ना, मैं चाहता हूँ मीडिया से सुन के ना करें जैसे मीडिया आपने से किया ना ना, करें। ये मीडिया से सुन के नहीं किया। आपने मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, आपने बगैर मीडिया सुनी पे की है, इन्होंने मीडिया वाली कर दी। तो मैं चाहता हूँ कि हामिद मीर साहब को हम राजी नहीं रख सकते। नहीं, क्रेडिट तो जाता है। देखें, जो रोड स्ट्रक्चर बना है, आप कराची से चले सकर तक तो आपको पता चलेगा लिटरली आप सिंध में चल रहे हैं। और आगे पता चल When जाएगा you started सक्खर टू मुल्तान, आपको पता चल जाएगा ये पूरा कुछ और है। पाकिस्तान। नहीं, हमने तो ये बात पूरा रोड बना बात हुआ ये ये है। कह रहे उन्होंने नहीं बनाई, अमन भी उन्होंने मैंने ये कहा है, सलमान साहब फरमा रहे हैं गवर्नमेंट के पैसे से हमारे अवाम के पैसे से ठीक है, ठीक है, लेकिन अवाम के पैसों से विल था बना ठीक है। चले इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन पे इजाजत की मुलाकात के प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़। भाई, मसला ये